चलो रिकॉर्डिंग। तो इसमें जेई वाले कितने बच्चे हैं और इसके नीट वाले कितने बच्चे हैं? दो तरह के बच्चे होंगे ना हमारे पास, जेई वाले और नीट वाले। सो लेट जल्दी बताओ, जेई के कितने बच्चे हैं और नीट के कितने बच्चे हैं? अच्छा ठीक है, जेई। ओके, सो ज्यादातर बच्चे, अच्छा जेई के भी हैं, जेई वाले ही ज्यादा दिख रहे हैं। ओके, अच्छा। सो अगर मैं देखूं जो चैट मेरे पास आया है, इस चैट के हिसाब से नीट के भी बच्चे हैं, जेई के भी हैं, कुछ लोग एमएचसीटी के भी हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, नो नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा। तो हमारे पास दोनों तरह के स्टूडेंट हैं, जेई वाले भी और नीट वाले भी। चलो कोई नहीं। अच्छा एमएचसीटी वाले भी, ठीक है, कोई बात। इट्स ऑल केमिस्ट्री और हम तो यहाँ सिर्फ केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो उस वक्त तो हमारे लिए सब बराबर है और सबको सीखना है, सबको पढ़ना है। तो लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग। अच्छा चलो, मैं तुम लोगों से एक दो सवाल पूछता हूँ पहले, फिर मैं इस पे आता हूँ। ये बताओ कि अब तक जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मतलब 9 10 में तुमने जो पढ़ाई की, उसके हिसाब से जो लोग हमारे पास जेई वाले हैं, उनके पास 3 सब्जेक्ट हैं। एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एक है मैथ्स। जो हमारे पास बायो वाले बच्चे हैं, मतलब जेई वाले जो बच्चे हैं, सॉरी नीट वाले जो हैं, उनके पास 4 सब्जेक्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी। अगर दोनों को मिला भी दें तो चलो बायो। सो जो भी जिसका है अपने हिसाब से, तुम लोग ये बताओ कि तुम लोग के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से केमिस्ट्री की रैंकिंग करो कि केमिस्ट्री की रैंकिंग कितनी है तुम लोगों के हिसाब से। 1 2 3 में रैंक दो। जैसे मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो किसी की केमिस्ट्री, किसी को फिजिक्स सबसे अच्छा लगता है तो उसके लिए फिजिक्स 1 है, ऐसे करके फिर 2 फिर 3 जो भी। सब लोग अपनी अपनी रैंकिंग बताओ कि केमिस्ट्री का नंबर कितने पे आता है। अच्छा, बहुत चालाकी से लोग 2 लिख रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया है, स्मार्ट बैच है ये। देखो मुझे मैं दुखी हो जाऊंगा इसके बारे में मत सोचो, यू जस्ट गिव द रैंक। अच्छा सब 2 दे रहे हैं, अच्छा अच्छा। केमिस्ट्री 2, एवरीबॉडी, अरे गजब, सब लोग 2 दे रहे हैं, चलो। अच्छा कुछ लोग 3 भी दे रहे हैं, हाँ कोई बात नहीं, जो आपको ठीक लगे। 3 भी आ रहा है, गुड। यानी 9 10 में आपने जो केमिस्ट्री पढ़ी है उसके बेसिस पे आपको लगता है। अच्छा, एक स्टूडेंट का 1 भी आया, वाह वेरी गुड। लेकिन आई कैन सी दैट कि 1 वाले लोग बहुत कम है, ज्यादातर लोग 2 के साथ हैं, यानी उन्होंने सोचा कि चलो बीच में रखते हैं इसे। अच्छा ये बताओ, ये जो तुमने रैंकिंग दी है, ये सोच के दिया है ना कि इंटरेस्ट के बेसिस पे, है ना, कि किसका कितना इंटरेस्ट रहा है, और वो इस बात पे बेस्ड है कि तुमने किस तरह से पढ़ाई की थी और 9 10 में तुम्हें किस तरह से समझाया गया था, और तुम कितना सीरियस उस वक्त लेते थे पढ़ाई, उस हिसाब से तुमको लग रहा है कि केमिस्ट्री कम इंटरेस्टिंग है एज कम्पेयर टू फिजिक्स मैथ्स। किसी के लिए मैथ के रेस्पेक्ट में, किसी के लिए फिजिक्स के रेस्पेक्ट में, और कुछ लोगों के लिए तो दोनों सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। जो लोग बायो लिए है, तो बायो वालों के लिए तो कोई बात ही नहीं करता, बायो वालों का फेवरेट तो बायो ही होता है। बायो के बाद ही नंबर 2 पे कोई आएगा, तो उनको लेकर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जेई वालों को मैं जरूर एक बात बोलना चाहता हूँ, 9 10 तक तुम जैसे भी सोचते थे पढ़ाई को लेकर, इंटरेस्ट लेवल कैसे बनाते हैं इसको लेकर तुम्हारी जो भी सोच रही हो, बट लेट मी टेल यू हियर, फॉर दिस एग्जाम, फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। यहाँ पे इंटरेस्ट तो ठीक है, बट इंटरेस्ट बनाने के पहले उसके सारे लॉजिक को भी देखो। यहाँ तुम एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक ऐसे एग्जाम की जो बहुत डायनेमिक है, जो बहुत अलग है, जो हर साल बदलता है, और जिसके क्वेश्चंस यूनिक होते हैं। ऐसे एग्जाम का तुम प्रिपेयर कर रहे हो, मेंस हो या एडवांस हो। इवन नीट वाले भी जानते हैं कि उनका पेपर भी ठीक है, ऐसा कुछ बहुत स्टैंडर्ड पेपर माना जा सकता है। अगर मैं मेंस और नीट के पेपर को देखूं तो आसपास हो सकता है, और एमएचसीटी वाले भी कह सकते हैं। तो उन लोगों के अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक ऐसा ऑब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ जहां क्वेश्चन शायद रिपीट ना हो, नए क्वेश्चन हर मिले। तो ऐसे डायनेमिक एग्जाम के लिए हम सबको एक बात समझनी चाहिए कि हमारा फेवरेट कौन हो। मेरे हिसाब से हम सबको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, और हमको अपना फेवरेट उसको बनाना पड़ेगा जो हमारे सबसे ज्यादा काम आता है। सबसे ज्यादा काम मतलब देखो, एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, मेंस की बात कर लेगा चाहे नीट की बात कर ले, सीधी तो
अब पता नहीं। तो अगर मैं एक एक क्वेश्चन की बात करूं जो 4 मार्क्स का है, तो एक क्वेश्चन चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, अगर एक क्वेश्चन तुम्हारा राइट होता है तो मान के चलो कि तुम्हें 4 मार्क्स मिलते हैं, और एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग होता है तो तुमको मिलते हैं -1। सबको पता है ये बात? एक क्वेश्चन Yes, sir. सही +4, Yes. एक क्वेश्चन रॉन्ग -1, इतना तो मालूम हो। अब सोचो, जब एक क्वेश्चन तुम ट्राई करते हो, चाहे फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो, मैथ्स करो, मिलना चाहिए, लेकिन अब फैक्टर्स देखो। इन जनरल जब तुम ट्राई करते हो तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन में एक्यूरेसी के चांस सबसे ज्यादा तीनों सब्जेक्ट में। मैं बायो वालों की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, अगर बायो इंक्लूड करें तो बायो के बाद केमिस्ट्री सॉल्व करना सबसे आसान, और बेस केमिस्ट्री मैथ में केमिस्ट्री सॉल्व करना इन दोनों के रेस्पेक्ट में आसान है। यानी सबसे आसानी से सॉल्व केमिस्ट्री हो, एक्यूरेसी लेवल सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में होगी, मतलब -1 होने के चांस सबसे कम है, और सब्जेक्ट तैयार सबसे पहले कौन होगा? केमिस्ट्री। तो 3 फैक्टर है। एग्जाम में भी जल्दी सॉल्व कौन होगा? केमिस्ट्री। गलत होने का चांस कम किसमें है? केमिस्ट्री में। और सब्जेक्ट वाइज जल्दी प्रिपेयर कौन होने वाला है? केमिस्ट्री। अगर तुम्हारे घर में किसी ने आईआईटी की प्रिपरेशन पहले की हो, नीट का प्रिपरेशन पहले किया हो, तो उनसे पूछना कि केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट। तो आईआईटी वाले तो यूं समझ लो कि केमिस्ट्री तुम्हारा सिलेक्शन करवाएगा। अगर तुमने केमिस्ट्री ठीक से नहीं पढ़ी तो सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मैथ फिजिक्स टफ होते रहते हैं। कभी मैथ टफ होता है, कभी फिजिक्स टफ होता है, ये दोनों में टफ की कॉम्पिटिशन। केमिस्ट्री हमेशा थोड़ा इजी हो। तो सेलेक्ट कौन कराता है? केमिस्ट्री। बायो वालों में बायो के बाद, नीट में बायो के बाद केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट। इवन तुम मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओगे तब भी तुम्हें केमिस्ट्री की जरूरत पड़ने वाली। सो अब तुम अपना इंटरेस्ट लेवल सोच समझ के बनाना कि नहीं भाई मैं ऐसा नहीं, मैं कुछ भी इंटरेस्ट बना लूंगा। केमिस्ट्री को अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाओ, इसके फायदे हैं, यहाँ पे फायदे हैं। 9-10 में तुम कुछ भी करते बहुत फायदा नहीं है। तो आप अपने मन में ये मत लाना कि ये 9-10 वाला केमिस्ट्री नहीं, ये वो सब्जेक्ट है जो तुमको सेलेक्ट कराएगा, ये वो सब्जेक्ट है जो तुम्हें अच्छा रैंक दिलाएगा। सबको मेरी बात क्लियर हो रही है? तो बताओ एवरीबॉडी, Yes, sir. अब समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब Yes, जो sir. है हम लोग जब इस सब्जेक्ट को तैयार करेंगे तो ये सोच के करेंगे तैयार कि हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम सेलेक्ट होंगे, हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे लिए सिलेक्शन का रास्ता खुलेगा, सेलेक्ट होने के बाद अच्छे रैंक का जो है रास्ता भी हमें केमिस्ट्री देगा। तो केमिस्ट्री पढ़ना, समझना, 9-10 के रेस्पेक्ट में ज्यादा मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत ज्यादा चॉइस नहीं है। क्लियर हो गया सबको ये बात? चलो, अब अगर ये बात सबको क्लियर हो गई है तो ये देखो सामने तुम्हारे, अब हम आज शुरू कर रहे हैं। देखो केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, एक है फिजिकल, दूसरा है ऑर्गेनिक, तीसरा है इनऑर्गेनिक। हम आज शुरू कर रहे हैं फिजिकल। एक्चुअली फिजिकल का एक चैप्टर तुमने शुरू कर दिया है, इनफैक्ट वो चैप्टर था मोल कंसेप्ट, जो ऑलरेडी तुम्हारी क्लास हो गई शायद। तो आज हम दूसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं, और ये जो मेरा दूसरा लेक्चर है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर आज हम शुरू करने वाले हैं। तो सब लोग पहले हेडिंग ले लो, नया चैप्टर की शुरुआत है, सबसे पहले लिख लो एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो हम अब शुरू करने Sir, जा do रहे हैं। we need to make a new book for that? Yeah, actually you should make a new book. That is cool, क्योंकि हर चैप्टर का कम से कम अलग अलग न्यू बुक तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो you should start writing in new book. That will be better because 2 चैप्टर अलग अलग हैं और उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, न्यू बुक तो शुरू करना चाहिए हमको। ठीक है, तो अगर क्लैरिटी आ रही है तो हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो देखो इस वक्त जो तुम देख पा रहे हो, तो लेट मी टेल यू, एक मिनट। अब देखो ये सामने है, हिस्ट्री ऑफ द एटम है। देखो ये जो चैप्टर है तुम्हारा ये थोड़ा अलग है, इसके बारे में की गई सारी बातें अलग है, ये आसान नहीं है, इसको समझना, इसको सीखना कुछ भी आसान नहीं है। क्योंकि मुझे एक बात तुम्हें बतानी है
कि आज तक इंटरनेट पे सब कुछ आ चुका है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है आज तक एटम की सही तस्वीर अब तक इंटरनेट पे नहीं आई है भाई। किसी को नहीं पता कि सच में एटम जो है वो कौन है। सच में अगर कोई पूछे एटम के बारे में, कोई डिस्कशन हमसे करे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एटम के बारे में बहुत सारी बातचीत अभी तक अधूरी है। बहुत सारी बात लोगों को पता नहीं है कि एटम कौन है। मैं तुमको यहाँ एक जो पॉइंट बताना चाहता हूँ वो बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एटम के बारे में बातचीत है वो लोगों को बहुत कम पता है, और जो तस्वीर तक इंटरनेट पे एटम की नहीं है, पता नहीं एटम कैसा दिखता है, क्या है, आज तक बहुत क्लियर नहीं है। तो इस चैप्टर में हम जो भी इंफॉर्मेशन आज लेने वाले हैं, जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं, वो यही सब सोच के पढ़ने वाले हैं कि हमने पढ़ा हुआ है पहले, हम उसे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे। पर मुझे एक बात बिल्कुल तुम्हें समझानी पड़ेगी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में अब तक दी गई है, जितनी भी बातें दी गई है, वो शायद अभी भी अधूरी है। अभी भी हम लोग इसे कंप्लीट नहीं मानते। इस पे काम करना और भी बाकी है, इस पे अभी काम चल ही रहा है। तो इस चैप्टर में हम जो आपको बताएंगे स्टार्ट से चलेंगे, पहले क्या पढ़ा आपने, स्टार्टिंग में क्या था, और ऐसे कर करके हम एंड तक पहुंचेंगे कि अब तक हमें क्या मिला। तो देखिए सामने आपके मॉडल्स हैं, एक बार हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे शुरू में जो पहले साइंटिस्ट है वो है जॉन डाल्टन। इन्होंने 1803 में, सब लोग देखो ध्यान से, 1803 में अपना मॉडल दिया था। दूसरा मॉडल, उसके अगले जो नेक्स्ट मॉडल आया वो जे थॉमसन का था, जो 1904 में था। उसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन था वो रदरफोर्ड का था, वो 1911 में था। एंड इसके 2 साल बाद बोर ने अपना मॉडल दिया था। अब बोर के बाद उसके करीब 14-15 साल बाद 1926 में स्क्वाडिंजर ने फाइनल बातचीत बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में की थी, अपना क्वांटम मॉडल दिया था। शॉर्ट में बोले तो डाल्टन के बारे में बहुत सारी बात तुम जानते होगे, और मैं उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन तो होगी ही, उस पर बात करेंगे हम लोग। बट मैं तुम्हें यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि याद रखने वाली बातें क्या क्या है। याद रखने वाली बात पहली यही है कि ये सब मॉडल्स आए और इनके बेसिस पे हम लोगों ने इसको समझा, एटम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है जुटाया। जैसे पहला मॉडल जो था वो कहता था कि एटम जो है, डाल्टन कहा करते थे कि एटम जो है वो डिविजिबल नहीं है, इसका कोई सब पार्ट नहीं होता, इसके अंदर कुछ नहीं होता, ये इनडिविजिबल है, यू कांट ब्रेक इट, एंड ये सबसे छोटा है तो आप इसे डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसी बातें वो कहा करते थे। नेक्स्ट जो मॉडल था थॉमसन, उसने कहा था कि इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। सो पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है और नेगेटिव चार्ज पूरे एटम में फैला होता है, लाइक जैसे कि प्लम पुडिंग मॉडल जिसको बोलते हैं हम लोग, वाटरमेलन मॉडल, उसके सीड्स की तरह होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और उनके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज कहीं पे होता है। मैं इस पे आगे बात करूंगा, नॉट अभी फिलहाल बात करने की नीड नहीं है, इस पे बाद में बात करूंगा। ये कहा करते थे कि पूरा जो बना हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, पूरा मॉडल, पूरा एटम, और सीड्स की तरह उसमें छुपे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तुम देखो, तुम्हें समझ आएगा। इसके बाद रदरफोर्ड ने अपनी स्टोरी दी थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं और न्यूक्लियस सेंटर में होता है, प्रोटॉन वहां। फिर बोर ने उस थ्योरी को थोड़ा आगे बढ़ाया, सर्कुलर ऑर्बिट बताया, और फिर फाइनली इन सब थ्योरी को कट करके स्क्वाडिंजर ने अपना नया वाला थ्योरी दिया जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब सीखेंगे। तो ये उन लोगों के नाम थे जो जिन्होंने हमारी थ्योरी। लेकिन इसकी शुरुआत जो है एटम के बारे में जो बातचीत है वो यहाँ से शुरू नहीं हुई। आइए मैं आपको ये करके सब शुरू करता हूँ। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बाकी इसके बारे में बहुत सारी बातचीत करना भी बाकी है। मैं आपको एक एक करके सारे डिस्कशन लेके चलता हूँ, और ताकि सब बात क्लियर हो सके। तो देखो, शुरू हमें शायद डाल्टन से करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले डाल्टन ही थे जिन्होंने हम लोग को समझाया, बताया। तो मैं आपके सामने अब डाल्टन की बातें थोड़ी करूंगा जिससे डाल्टन क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। तो चलो सब लोग हेडिंग ले लो। एक नई थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं, नई बात पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। जो पहली चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है डाल्टन्स थ्योरी। एवरीबॉडी प्लीज यहाँ पे एक हेडिंग ले लो सब लोग।
नाम लिख लो, डाल्टन्स थियरी, सब लोग। मैं शेयर करता हूँ एक बार, फिर बात करेंगे इसके, क्योंकि इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इसको मैं यहाँ से फिलहाल हटाता हूँ और शेयर करता हूँ दूसरा जो मुझे भी आप लोगों से शेयर करना। सो लेट्स से ये हमारा देख लीजिए सब लोग, ध्यान दीजिए एवरीबॉडी। हालांकि एटम के बारे में कुछ बातें पहले से भी था, आप इसको थोड़ा अपने हिसाब से स्क्रीन को मैनेज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर लीजिए, मुझे बस कुछ बातें आपको बतानी है। सो लेट्स से सबसे ऊपर पढ़िए, एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी 400 BC। ये कहा करता था कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इंक्लूडिंग वाटर, एयर, फायर एंड सॉइल इज मेड अप ऑफ वन और मोर ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स, ऐसा कहा करते थे। इवन 460 से 370 BC तक जो डेमोक्रिटस थे, यहाँ देखो नाम लिखा है इनका, ये बिलीव करते थे कि देयर एग्जिस्ट ए स्मॉलेस्ट पीस ऑफ मैटर व्हिच कैनॉट बी डिवाइडेड बाय एनी फर्दर। स्मॉलेस्ट पीस को हम लोग स्टार्टिंग में एटम कहते थे, और इसका मतलब ही होता था एटोमॉस, मतलब नॉट टू बी कट। ये पहले से चला आ रहा है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। आप जस्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत स्टार्टिंग में भी लोग एटम की बातें किया करते थे। ये सही है कि एटम के बारे में डिटेल में बातचीत नहीं होती थी, बट ऐसा नहीं है कि एटम के बारे में बातचीत होती ही नहीं थी। एनीवेज, मैं डाल्टन पे फोकस करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो लेट्स फिक्स ऑन डाल्टन फर्स्ट, फिर हम उसके बारे में बाकी बात करें। ठीक है, अभी की थ्योरी में मैं डाल्टन पे बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी क्लास ऑफिशियली नोट्स बनाना यहाँ से शुरू करें। एवरीबॉडी प्लीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, और सब लोग लिखिए डाल्टन थ्योरी यहाँ से। क्या मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं। सबको आवाज क्लियर है? यस सर, क्लियर है। जैसे ही लगे कि आवाज नहीं आ रही तो प्लीज मुझे बताओ। सो नाउ ये है हमारा डाल्टन थ्योरी आपके लिए। सब लोगों ने कभी ना कभी डाल्टन थ्योरी पढ़ा होगा, आई बिलीव, क्योंकि ये थ्योरी तो 9-10 में भी था। लेकिन थोड़ा हम नए तरीके से पढ़ने वाले हैं, कुछ बातें आपको थोड़ा चौंका सकती है, थोड़ा अलग लग सकती है। सो इफ यू रेडी देन हम प्रोसीड करते हैं। मैं तुमसे एक सवाल और भी पूछूंगा इसके साथ साथ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि तुम लोग 9-10 पढ़ चुके हो और तुम्हें बहुत सारी बातें आती है, तो मैं इसके बारे में और एक बात पूछूंगा। पर पहले इसके स्टेटमेंट देखो। पहला स्टेटमेंट, ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सही बात है? सही बात है? यस सर। ये वही बात है जो पहले से चला आ रहा है। ऊपर जो कहानी तुमने सुनी 360 BC वाली, 400 वाली, वो तुमने जो अभी 2 मिनट पहले सुनी, वही कहानी थी। यानी डाल्टन ने कुछ नया नहीं किया यार। डाल्टन ने एक ही नई बात बताई कि उसको अच्छे से लिख दिया, बट अभी ये वाली बात कोई नई नहीं है। यानी डाल्टन इस बिलीव करते थे पुरानी कहानी जो पहले से चला आ रहा था। क्या था वो कहानी? कि दुनिया जो है, मैटर जो है, हर चीज मैटर से बनी है, और मैटर किससे बना है? एटम से बना। और एटम्स जो है वो सबसे छोटे पार्टिकल है। तो ये पहली बात है। अब तुम लोग मुझे बताओ, आज की डेट में क्या ये थ्योरी सही है? आज की डेट में अभी अभी जो कहानी चल रही है उसके हिसाब से बताओ, क्या ये थ्योरी सही है? हाँ या ना? यस सर। अच्छा, आज की डेट में सही है? सर थियरी सही नहीं है, फर्स्ट पॉइंट सही है सर। चलो ठीक। मतलब तुम्हें बिलीव करते हो कि एटम जो है वो किससे मिलके बना? दुनिया में सब कुछ एटम से मिलके बना, ये कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक, कह सकते हैं, ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बना है, तो क्या दिक्कत? So it is made up of subatomic particles. और भी बहुत सारे अगर बोला जाए तो क्या दिक्कत? सोच के देखो, क्योंकि एटम किससे मिलके बना है? तो एटम तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है ना। तो सोच के बताओ, क्या कहें इस थ्योरी के बारे में? सही है या क्या किया जाए बताओ? चलो छोड़, करेक्ट।
पार्शियली सही है ना, यस सर, क्योंकि अगर कोई चाहे तो इस बात के लिए हमें लपेट सकता है ना, बताओ सोच के। अगर यस कोई सर, अड़ जाए कि नहीं इलैबोरेट भी भाई, हो सकता है। हाँ कोई बोल सकता है कि आप ये कैसे बोल सकते हैं सर, सबसे छोटा तो एटम है ना, सबसे छोटा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हुआ ना, हाउ कैन यू से इट। चलो ठीक है, मैं इस बहस में अभी नहीं पढ़ना चाहता। लिखते चलो, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। डन डन। मैं बढ़ सर आप म्यूट पे हो। आप म्यूट हो गए। और आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, अभी आ रही है? यस हाँ सर, sir. हाँ Yes. सॉरी सॉरी। देखो, एटम्स आर, ये जो बात लिखी गई है यहाँ पे, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। एटम्स आर इनडिविजिबल, और दूसरा वर्ड है एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। मतलब समझते हो, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते और एटम को क्रिएट नहीं कर सकते, सॉरी आई एम सॉरी, एटम को खत्म नहीं कर सकते। क्या लग रहा है, ये सही बात है? यानी Yes, sir. एटम ना बनाए जा सकते हैं, ना फिनिश किए जा सकते हैं, ना ब्रेक किए जा सकते हैं। तो क्या ये सही बात है? आज के रेट में बताओ, उस समय के पार्शली। लिए, देखो उस समय के लिए तो सही है, उस समय तो उन्होंने बताया। आज के डेट में तुम जानते हैं ना, एटम को डिवाइड तो कर ही सकते हो ना, हाँ है ना? पर डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, डिवाइड कर सकते हैं। हाँ डिवाइड तो कर ही सकते हैं, तो आधा सही हुआ फिर। चलो पार्शली ठीक, करेक्ट। हाँ पार्शियली करेक्ट। चलो इसको लिखते चलो। थर्ड, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। सही बात है। तुम लोग पहले ये सोचो कि ये तो उस समय ठीक था, क्या आज के डेट में भी सही है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, सोच के बताओ। उस समय तो ये ठीक था, अभी के लिए बताओ, क्योंकि अब हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, तो सोच के बताओ क्या आज की डेट में ये चलेगा? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। सही बात है? No sir. क्यों नो, तुम बताओ। सर सही है सेम, शायद। एक मिनट में एक एक करके बोलो, एक एक करके। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं, इसमें गलत क्या है? सर आइसोटोप्स भी तो होते हैं ना, तो उससे वजह से सारे एटम्स एक ही एलिमेंट के आइडेंटिकल नहीं हो सकते ना। आइसोबार्स भी तो होते हैं। आइसोबार सेम एलिमेंट के होते हैं? ये बताओ, आइसोबार सेम एलिमेंट के होते हैं क्या आइसोटोप होते हैं सेम? आइसोटोप सेम के होते हैं, आइसोबार हाँ तो अलग। आइसोटोप बोलना पड़ेगा ना भाई। तो अपने को तो सही लाइन यूज करनी है ना यहाँ पे। तो सुनो भाई, कहानी है जो हमको सोच समझ के बतानी है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। अगर हम इस बात पे ध्यान दें यहाँ पे, और तो लेट मी टेल यू, पार्शियली सही है। अगर हम इसको ऐसे लें कि जैसे गोल्ड के सारे एटम, हीलियम के सारे एटम, आयरन के सारे एटम तो सेम ही होंगे ना। लेकिन अगर ऐसे पकड़े कि एलिमेंट्स के आइसोटोप भी होते हैं, तो कार्बन 12 होता है, कार्बन 13, कार्बन 14, कॉपर में 2-3 होते हैं, क्लोरीन के 4-5 3 होते हैं। तो ऐसे देखेंगे तो एलिमेंट सेम है, बट आइसोटोप भी तो एक एटम कहा जाएगा, लेकिन सारे एटम सेम तो नहीं होंगे ना, अगर आइसोटोप वाले केस को ले। तो आज के जमाने में ये पूरी तरह से सही नहीं, ये भी आधा सही था, सही है, और इस पे भी क्वेश्चन मार्क उठाए जा सकते हैं, बट चलो ठीक, आधा आधा सब सही है, पूरी तरह से सही कोई नहीं। करेक्ट? अरे बोलो, सही है यस ना? सर, करेक्ट करेक्ट। एटम्स, अब देखो बढ़ते हैं नीचे, ये इस पे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन सम फंडामेंटल वे। अब मुझे सोच के सब बच्चा बताएगा कि ये वाली बात आज के डेट में सही है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन सम फंडामेंटल वे, क्या किया जाए इसको? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन सम फंडामेंटल। सही बात है ये कि गलत है, बताओ आज के डेट? सही है सर। सही बात है ना? यस सर, सही बात जो है। अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उसके जो एटम्स होंगे वो फंडामेंटली तो अलग ही होंगे ना, कि उसमें भी कुछ हो सकता है सेम। एक्सेप्शंस हो सकते हैं सर। कोई एग्जांपल है किसी के पास जिसकी बेस पे ये बात बोली जाए?
नहीं, तो ये तो मोर और लेस ठीक ही है कि कम से कम ये तो बोल ही सकते हैं कि एलिमेंट जो होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग तो होते ही हैं। अब कॉपर के एटम और आयरन के एटम सेम तो नहीं होंगे, ठीक है। आइसोटोप्स वाले केस को भी अगर हम कंसीडर करें तो भी सेम होना मुश्किल है, तो इसको भी काफी हद तक ट्रू मान सकते हैं कि चलो ठीक है। अब आते हैं लास्ट, इसके बारे में क्या कहते हैं, एटम्स कंबाइंड इन सिंपल होल नंबर रेशियो। क्या लगता है, सही बात है? मतलब ये जैसे CO2 बनता है, तो CO2 में देखो होल नंबर है ना 1:2, H2O होल नंबर है ना 1:2, NH3 बोलो भाई होल नंबर है ना 1:3। यस सर। किसी भी कंपाउंड में तुमने देखा है कि कुछ इस तरह का हो? बताओ क्या ये सही है गलत है? सही है। सब लोग सोच के बताओ, बाद में मत कहना सर हम भी सोच रहे थे। जल्दी बताओ सोच के। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये आज की तारीख में सही नहीं है, उस समय नहीं था, आज की तारीख। देखो तुमने ऐसे बहुत सारे कंपाउंड देखे नहीं है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। पता है ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जितने डी ब्लॉक समझते हो? कौन से डी ब्लॉक समझते हो ना? पीरियोडिक टेबल देखे हो? पीरियोडिक टेबल में जो बीच में होते हैं कॉपर, Fe, कोबाल्ट, निकेल, है ना? ये लोग जो मेटल होते हैं इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ऐसे भी होते हैं, शायद तुमने नहीं देखे होंगे। लेट मी टेल यू, मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ, तुम मुझसे सीखो। तुमने नहीं देखे होंगे, मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ। देखा है कभी ऐसा कंपाउंड? नहीं क्या सर। आज देख लो, ऐसे कंपाउंड भी होते हैं। इस तरह कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोक्योमेट्री कंपाउंड। आगे सीखेंगे, मोल कंसेप्ट में तुम्हें सिखाया जाएगा स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री कंपाउंड का मतलब है होल नंबर, और ऐसे फ्रैक्शन में अगर होना तो इसको अपन बोलते हैं नॉन स्टोक्योमेट्री कंपाउंड। ऐसे फ्रैक्शन वाले कंपाउंड भी होते हैं। ये क्यों होते हैं वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। ऐसे कंपाउंड इसलिए होते हैं कि पहले तो ये शुरू में ये एक्चुअली FeO बनने वाले होते हैं, तो Fe2+ और O2- मिलके आयनिक बॉन्ड बना के FeO बनाना चाहिए। बट पता है क्या होता है, आगे चल के ना ये अमाउंट कम पड़ जाता है, लेस। तो न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए लोग क्या करते हैं, Fe3+ की मदद लेते हैं। किसकी मदद लेते हैं बोलो? Fe3+। तो O2- को सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए दो तरह के कटायन यूज होता है, Fe2+ भी और Fe3+। इसलिए ये दो अलग अलग कटायन मिलके इसको न्यूट्रल करते हैं। इस चक्कर में यहाँ पे फुल नंबर नहीं आ पाता, बल्कि एक फ्रैक्शन वाला नंबर आता है। क्लियर हुआ सबको? तो मैं इस पे क्वेश्चन भी करा दूंगा ताकि तुमको क्लियर हो जाए। लेकिन पहले तो ये समझ लो कि हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड है जो आज के डेट में फुल नंबर वाले नहीं है, होल नंबर वाले नहीं है। तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि कम से कम आज हम ये बात नहीं बोल सकते कि ये सही है। तो ये वाला मुद्दा भी गलत साबित हो रहा है, ये भी पार्शियली सही है, पूरी तरह से सही है। तो कई ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां ये गलत। सबको समझ आई बात? यस सर। यस। तो डाल्टन साहब ऐसा सोचा करते थे कि उनका जो कंपाउंड है वो यूनिफॉर्म होता है, एटम सबसे छोटा होता है, ब्रेकेबल नहीं होता, कोई बना नहीं सकता, कोई पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ऐसी उनके मन में आती थी, सबसे छोटा होता है, ऐसी सोच थी उनकी। ये वही सोच थी जो पहले से चली आ रही थी, कुछ नई बातें उन्होंने जोड़ी थी, बट वो नई चीजें भी गलत साबित हो रही थी बार बार। सो ये मैं तुम्हारे विजडम पे इस तरह के डिस्कशन को छोड़ता हूँ और एक क्वेश्चन तुम्हें कराता हूँ, जिससे तुमको थोड़ा क्लियर होगा कि ये जो अभी मैंने नॉन स्टोक्योमेट्री कंपाउंड का नाम लिया उसका बेसिक मतलब क्या है और इससे क्या होने वाला है। सो मैं इस पे वापस लौटूंगा, एक क्वेश्चन हो गया। सब लोग देखेंगे, एक मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा अभी आप लोगों के साथ। लेट्स डू दिस।
तो देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सब लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है Fe 0.930, दिस इज द कंपाउंड, फाइंड द, सब लोग लिखो, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ, फ्रैक्शन से अच्छा है मैं इसे परसेंटेज लिखूं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ find the percentage of Fe2 plus in given compound. ये निकालना है हम लोगों को। तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये जो कंपाउंड है इसके अंदर जो Fe लिया गया है वो दो तरह के हैं और आपको इस बेसिस पे काम करना है। क्लैरिटी आ रही होगी सबको? 1 सेकेंड, सब लोग जरा दिमाग लगाओ, कुछ हो सकता है? सर आप वापस म्यूट हो गए। हाँ मैं लाइन पे हूँ, डोंट वरी, आ गया ये एक गलती से हो गया था। 1 सेकेंड, अरे भाई ये क्या हो रहा है? हाँ सॉरी, चलो तो बताओ आंसर क्या होगा इसका? कोई है जो इसका आंसर बता सकता है हम लोग को? चलो मैं बताता हूँ, देखो कैसे करना चाहिए इसको सॉल्यूशन जो है कैसे बनाना चाहिए, लेट मी टेल। देखो सबसे पहले तो ये समझना है कि ऑक्सीजन जो है, पहले तो ये समझना है कि ऐसे कंपाउंड भी होते हैं और जनरली ऐसे कंपाउंड तब होते हैं जब हमारा कटायन जो होता है वो कम पड़ जाता है। जैसे NaCl बनाते हो तो एक Na+ है एक Cl- है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो अगर कटायन कम पड़ जाए तो स्टेबिलिटी के लिए कोई क्या करेगा, उसकी बात यहाँ पे चलती है। मतलब न्यूट्रलिटी की बात है, न्यूट्रलिटी के लिए हम करते हैं ऐसे। तो ये इसका तो फिक्स है। अब इन दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये दोनों मिलकर इतना चार्ज शो करें कि इसको न्यूट्रल कर दें। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लेते हैं कि ये 1 मोल है, क्योंकि ऐसा यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कितना होता है, क्या होता है बताओ? मोल होता है ना, पढ़े हो ना? मोल की एक क्लास हो गई है ना सबके लिए? अरे बोलो, हेलो, आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. तो ये बताओ, मोल की क्लास हो चुकी तो पता है ना तुम लोगों को कि हमारा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो मोल है। तो कुछ नहीं तो हम यूनिट हमेशा मोल ले सकते। तो लेट्स से ये 1 मोल है और ये दोनों मिलके, इनके जो दोनों मिलके जो कंबाइंड मोल इन दोनों के हैं वो कितना है भाई? तो वो भी क्लियर हो चुका है पहले ही। इन दोनों के जो कंबाइंड मोल हैं वो है 0.93 मोल। क्वेश्चन देख के पता चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं Fe2+ को x मोल मान लूं तो अंडरस्टूड है कि Fe3+ जो होगा वो 0.93 - x होगा। अब मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ या ना बोलो। Yes, sir. इसका मतलब अब ये सब लोग मिलके देखो, इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज है क्या? नहीं है। यानी ये सब लोग मिलके जो कंपाउंड बना रहे हैं वो एक्चुअली क्या है बताओ? न्यूट्रल है।
है ना न्यूट्रल। इसका मतलब ओवरऑल ये कंपाउंड न्यूट्रल है। तो अगर मैं इसको फैक्टर बनाता हूँ, इसके बेसिस पे बात करता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि ओवरऑल मेरा चार्ज है न्यूट्रल, यानी मैं लिख देता हूँ 0। ऑक्सीजन के साइड से जो देखो, ऑक्सीजन का जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो है -2। Fe2+ का जो कंट्रीब्यूशन है वो मोल x है और चार्ज 2 है, तो लिखना पड़ेगा मुझे 2x। और इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 3 और अंदर है 0.93 -x। इन सबको जोड़ के क्या होना चाहिए बताओ? x होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब चलो सॉल्व करो और x की वैल्यू बताओ कितना आएगा x। सॉल्व इट और मुझे जल्दी से x की वैल्यू बताओ फटाफट, बोलो। x की वैल्यू बताओ फटाफट। कितना आएगा x की वैल्यू? जल्दी सॉल्व करो, समय कम है, स्पीड में करना है हम लोगों को। परसेंटेज निकाल रहे हैं इस वाले कंपाउंड में Fe2+ का। हमने माना कि 1 मोल है, तो इन दोनों को मिला के जो मोल बन रहा है वो 0.93 है। इसको हमने न्यूट्रल किया क्योंकि ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। तो हम निकालना चाह रहे हैं कि x की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। तो बताओ x की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी, फटाफट बताओ। Sir, I'm not getting it. Can you explain it once again? या व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। ये 1.9 आई एम टेलिंग दिस। ओवरऑल देखो, इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, इसके ऊपर कोई चार्ज है? सी, इज देयर एनी चार्ज ओवरऑल? नहीं ना। सो दिस कंपाउंड मस्ट बी अ न्यूट्रल कंपाउंड। अग्री? Yes, sir. ओके, सो ये न्यूट्रल कैसे हुआ? न्यूट्रल इन सबको मिला के हुआ होगा ना। कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है? ये और ये, क्योंकि यही 3 लोग मिलके कंपाउंड बनाते हैं। लेट्स से ये 1 मोल है, तो इसके तरफ से चार्ज कंट्रीब्यूशन कितना होगा? -2 × 1, क्योंकि ये 1 ही मोल है। और इसके तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन होगा? इसको मैंने x मोल माना है, तो इसके तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन होगा? इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2+, तो 2 × x। और इसके तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन होगा? इसके मोल है 0.93 - x मोल, क्योंकि टोटल मोल 0.93 है, ये x है, तो ये कितना होगा? 0.93 - x। तो इसके तरफ से चार्ज का कंट्रीब्यूशन कितना होगा बोलो? चार्ज का कंट्रीब्यूशन तो होगा, क्योंकि इसके ऊपर कितना चार्ज है बोलो? +3। अरे बोलो भाई। तो ये Yes. सब मिला के क्या होंगे? 0 ही होंगे ना। अब यहां से x निकालो, जल्दी बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? कई लोगों ने मुझे भेजा है, मैं देख लेता हूं। तो जो आंसर मेरे पास पहुंच रहे हैं, लोगों ने सवाल किए हैं, वो है 0.79। क्रिस 1.93 कैसे होगा? फ्रैक्शन है, टोटल 1 है, 0.79 आ रहा है। 0.93 टोटल है, उसमें 1.93 कैसे आ सकते? सो लेट्स से किसी ने मुझे भेजा है, मैं उसको मानता हूँ 0.79, बाकी तुम लोग कैलकुलेट कर ले। ये x की वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Fe2+ का परसेंटेज कितना हो जाएगा बताओ? तो इसकी परसेंटेज अगर निकालनी है तो इसका मोल हो गया 0.79 और टोटल मोल कितना था? 0.93। इसको किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। सो इस तरह से Fe2+ का परसेंटेज यहाँ पे निकल गया। और ये जो भी होगा, इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे Fe3+ का परसेंटेज मिलेगा। ये क्वेश्चन कराने का पर्पज सिर्फ इतना है, तुम्हें ये समझाना कि इस तरह के कंपाउंड भी दुनिया में क्या होते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। और इस तरह के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। और जितने कॉमन कंपाउंड है उसको हम लोग बोलते हैं स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। सबको क्लियर? किसी को भी दिक्कत हो रही है तो मुझसे डिस्कस करेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे बात कर लेंगे। और आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है। बोलो, एकदम क्लियर? Yes, sir. ठीक है, मैं बढ़ूंगा आगे और इस पे बहुत सारी डिस्कशन अभी चलती रहेगी हमारी। तो अब हम लोगों ने अभी डाल्टन्स देखा। देखो, डाल्टन्स लॉ के बारे में अभी मैंने तुम्हें साल दिखाया था, पूरा एक्सप्लेन किया था और कहा था कि डाल्टन की जो थ्योरी थी 1803 में आई थी
और चलती रही करीब 100 साल। लोग 100 साल तक मानते रहे, और जब साल आया 1904, वक्त बढ़ता रहा, 100 साल गुजर गया, और तब जाके 1904 में 1904 में जाके नई थ्योरी आई जे थॉमसन की। सो जे थॉमसन ने नई थ्योरी दी, मैं उस पर लौटूंगा, इसके बारे में बहुत सारी बातें हम करेंगे क्योंकि ये अगला स्टेप था। लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो 9-10 में हम लोगों ने पढ़ी है वो मुझे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन ये है कि उसके बारे में भी बातें आएंगी पढ़ने के लिए। तो मैं एक बार वो पार्ट डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों से, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले तुम लोग ये बताओ मुझे कि कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ, तुम लोग बताते रहना अपनी तरफ से, तुम लोग को पता है कि नहीं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं ले रहा हूँ आप लोगों के लिए, लिख लीजिए सम इम्पॉर्टेंट। इसमें यूजफुल लिख देता हूँ, जिसकी जरूरत बार बार पड़ेगी। चलो पहला टर्म जिसकी जरूरत बार बार पड़ेगी तो लिखते रहो। सब लोग अपने अपने हिसाब से इसका आंसर देंगे, ये थोड़ा चेक भी हो जाएगा कि अपने 9-10 में कितनी पढ़ाई की है, और इस हिसाब से हम बात भी करेंगे। तो चलो बताओ एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, कौन बताएगा हमारी क्लास में? एटॉमिक नंबर कौन बताएगा, एटॉमिक नंबर के बारे में? Sir, number of protons contained in the nucleus. यस, तो एटॉमिक नंबर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है तो सब लोग मुझे यहाँ बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा, डिस्कशन कर लेते हैं, इसको आगे ले चलते हैं। सो 1 सेकेंड, तो लिखिए एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सब लोग लिख लो, आता होगा बट लिख लो। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं हम लोग? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इसको ना मुझे आपको बताना चाहिए यहाँ पे कि इसको ना हम लोग जेड से दिखाते हैं, जेड कैपिटल, देख रहे हो ना, जेड बोलते हैं इसको कैपिटल। सो एक्चुअली ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, बट जनरली ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं एक न्यूट्रल एटम में, तो कई बार लोग इलेक्ट्रॉन भी बोल देते हैं, बट ऑफिशियली तो हम इसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही कहेंगे। तो लिख लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सबको क्लियर है? अब दूसरा लिख रहा हूं, सब लोग बताना मुझे, मास नंबर क्या होता है भाई? मास नंबर सब लोग बताओ। Addition of protons and neutrons in a nucleus of atom. सबको सही लग रहा है? Yes, sir. हाँ, तो लिख लो टोटल नंबर ऑफ कौन? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। इसमें क्वेश्चन आ सकता है तो थोड़ा सा करते चलते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी, टर्म सिखा रहा हूं बस। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स जो भी हैं उसको हम लोग कहते हैं मास नंबर, ठीक है? तो इन जनरल अगर एक कंपाउंड है तो हम लोग मास नंबर को नीचे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर सॉरी नीचे लिखते हैं, यहाँ पे Z होता है, और मास नंबर को तुम जो भी डिमांड करो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मास नंबर को जनरली हम लोग ऊपर लिखते हैं यहाँ पे। तो लेट्स से कि मास नंबर अगर X है तो यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे मैं मानता हूँ कि X मेरा मास नंबर है। और Z जो है पहले ही डिस्कस हो चुका है कि Z जो है वो क्या है? एटॉमिक। तो किसी भी कंपाउंड को लिखने, सॉरी किसी भी एलिमेंट को लिखने का ये तरीका है, एटम लिखने का तरीका है, एलिमेंट क्या है। अब लिखते हैं 3 पे आते हैं, जो सबको पता है। तीसरा वर्ड है आइसोटोप्स। कई लोगों को मालूम है, लेकिन एक बार मैं बताते चलता हूँ। बोलो भाई आइसोटोप्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? टेल मी आइसोटोप्स। Isotopes are the type of elements that have the same. नॉट टाइप ऑफ एलिमेंट, फिर से Not एक से सोच element. के बताओ। Sir, atoms of the elements with the Yes. same atomic number but different mass Yes. number. करेक्ट, एटम्स ऑफ द एलिमेंट, बिल्कुल सही बात। सब लोग लिखो जल्दी से, एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स
विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। सही है, बिल्कुल सही बात है। एटम्स ऑफ द एलिमेंट, सही बात, बिल्कुल सही लाइन बोली गई। with same atomic number and different mass number। लिखते चलो। इसका एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन के केस में सबको पता है कि ये नॉर्मल हाइड्रोजन होता है, इसको हम लोग प्रोटियम कहते हैं, सबसे ज्यादा यही है जो चलता है। दूसरा सबको पता है 1 2 होता है, ये ड्यूटेरियम है, और एक ट्रिटियम भी होता है। ये तीनों ही आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। और भी लिख सकते हैं 50। कार्बन ले लो, C12 होता है, और C13 होता है, C14 होता है। ये सब आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। समझ में आ रहा है क्या पब्लिक को? हाँ सर। बताना अगर ना समझ में आए तो। ऐसे तो आसान है समझ में, जैसा कुछ बड़ा गेम है। बढ़ते हैं आगे। अब लिखो सब लोग आइसोटोप्स के बाद लिखो आइसोबार्स। आइसोबार्स विद एग्जांपल हमारी क्लास में कौन है जो समझाएगा? लिख लो भाई। आइसोबार्स, आइसोबार्स कौन होते हैं भाई बताओ? आइसोबार्स वो ऐसे दो अलग अलग हो सकते हैं एलिमेंट के दो एटम होते हैं जिनका मास नंबर जो है वो सेम होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है वो अलग होता है। मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन सेम हो सकता है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम नहीं। लिख लो। एटम्स विद सेम मास नंबर बट सर किसी ने मैसेज किया, एक्सेप्ट कर ली। अच्छा, तो ये गया कैसे था बाहर बेचारा? अरे बहुत लोग बाहर हैं अभी तक। अबे कहाँ थे तुम लोग अब तक? हाँ भाई, अभी आए हो क्या? ये अभी 3 लोग जो अभी आए, जल्दी बताओ कहाँ थे अब तक? क्लास तो चले बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, प्लीज समझते चलो। सो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे एटम्स जिनके जो अलग अलग एलिमेंट्स के होंगे ऑफ कोर्स, बट उनके जो मास नंबर होगा वो सेम होगा, बट एटॉमिक नंबर्स क्या होने वाले हैं? डिफरेंट। इसका एक एग्जांपल बताओ सब लोग। बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं लेकिन एक एग्जांपल बताओ जल्दी जिससे क्लियर हो जाए। सर आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन एंड कैल्शियम, सब लोग चेक करो। आर्गन एंड कैल्शियम आर्गन एंड कैल्शियम हो सकता है? बोलो। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जल्दी बताओ? सर 18। 18। कैल्शियम का होता है 20, आर्गन का होता है 18। कैल्शियम का मास नंबर होता है 40 और आर्गन का कितना होता है मास नंबर? 40। सब लोग देखो यार, सही बोल रही है कि गलत बोल रही है? अब बोलोगे ना तो पता चलेगा। कोई है जो कह रहे सही सही है गलत सर है? सही बोल रही है। सही है। सब देखो, आधी जनता क्या होती है मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं सब क्यों पूछता हूँ?
देखो भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पहले दिन की क्लास में कुछ ज्ञान भी मुझे देना पड़ेगा। ये ऑनलाइन क्लास जो है बहुत ही अलग क्लास है। तुम लोगों के साथ पता नहीं तुम लोगों की किस्मत अच्छी है कि बुरी है, तुम लोगों की शुरुआत जो है 11th-12th की हो गई है ऑनलाइन के साथ। मुझे नहीं मालूम कि तुम लोग शायद ऑफलाइन की क्लास देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। आई होप शायद देखो। देखो, ऑफलाइन जब हम लोग पढ़ाया करते थे तो बच्चे दिखते थे, हम उनको देखते थे, वो हमें देखते थे, और हम समझ लेते थे कि कौन बच्चा ध्यान दे रहा है हमारी क्लास में और कौन बच्चा हमारी क्लास में ध्यान नहीं दे रहा। अब हम क्लूलेस हैं कि हमारा बच्चा टेबल चेयर पे बैठा है, कि बेड पे लेटा हुआ है, कि वो कुछ और कर रहा है, हमें बिल्कुल पता नहीं। और इस चक्कर में ना हमें समझ नहीं आता कई बार कि बच्चा हमारा समझा कि नहीं समझा। इंटरेक्शन सबसे जरूरी हो गया। तो तुम खुद देखोगे इस क्लास में भी, बिकॉज आ गए हो, यू विल फील कि बहुत सारे बच्चे कभी कुछ बोलते ही नहीं, ना वो तुम्हें टेक्स्ट करेंगे, ना वो ये बोलेंगे क्या हाल है। पहले दिन थोड़ा बोलेंगे, ही आने वाले समय तो बात ही खत्म हो जाए। तो इंटरेक्शन जरूरी है, जिससे पता चले कि तुम सब जगह हो। एक बात याद रखना, भले ही आज मेरी पहली क्लास हो, लेकिन आई एम टेलिंग यू, बहुत जल्दी साल निकल जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, वीक्स खत्म हो जाते हैं। अगर रोज का काम रोज नहीं करोगे ना, और रोज रोज तुम सीरियस नहीं रहोगे ना, तुमको पता नहीं चलेगा 2 साल कब बीते। देखते हो 2020 था, ये 2021 का अगस्त आ गया। तो प्लीज सीरियस रहो सबके सब। सिर्फ 2-3 बच्चों की जिम्मेवारी नहीं है कि वही हर बार बोलेंगे, सबको बोलना है। बढ़ता हूँ आगे। सबको अगर क्लियर हो गया हो तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। फास्फोरस का भी एक आइसोटोप होता है 32 वाला, उसमें भी लगा सकते हो। सल्फर और फास्फोरस, हालांकि फास्फोरस का जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं वो 31 है, बट फास्फोरस का एक आइसोटोप है जो 32 देता है। तो उसमें ये लॉजिक लगता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 16 और इसका मास नंबर होता है 32। चेक इट आउट। सर तो यहाँ भी कोबाल्ट और निकल का भी होता है ना? कोबाल्ट का कितना होता है बताओ, अब पूछ रहे हो तो बताइए। 59। 59. 59 कोबाल्ट का मास नंबर। एटॉमिक नंबर 27. अरे 25 कुछ भी। कोबाल्ट का जल्दी से बोलो एटॉमिक नंबर। 27. 27. 27। जल्द गलत नहीं बोलोगे भाई ना, ऑनलाइन का मतलब है कि गलत बोलोगे। 27 करेक्ट। और किसके साथ बोलो, निकेल। चलो निकेल का बताओ, निकेल का 20। एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है, 28. 58। और मास नंबर 50. 59। एग्जैक्ट 59 होता है क्या? आई एम नॉट श्योर, मुझे याद नहीं है। चेक करो कोई जल्दी से, निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मास नंबर कितना होता है? 57. कितना? 57. तो फिर कैसे हुआ, तो नहीं हुआ ना फिर। ओ सर निकल का 59 ही होता है। चेक करके बताओ, फाइनल 59 है? 59 है. तो ये कौन बोल रहा था मुझे कि नहीं है? सो ये 27 और 59 चेक कर लेना भाई। निकेल का अगर होगा तो फिर ठीक है, निकेल इज 28। अगर 59 है चेक इट आउट, अगर ऐसा है तो है। तुम लोग समझे क्या मेरी बात? कभी भी कंपेयर कर पाओगे कि नहीं है बताओ? तो हम लोग इसको इस तरह से कंपेयर कर लेंगे अगर कभी जरूरत पड़ी तो। आई एम नॉट सेइंग कि कौन है कौन नहीं, वो मैं तुम पे छोड़ता हूँ, तुम अपना देख लेना। बट कोई पूछेगा कि ये दोनों आइसो बार कोई है कि नहीं, तो तुमने ये रूल लगा देना जो तुमसे कहा गया। चलो ये तो तुम जानते होगे, कुछ नई बात करते हैं। चलो बताओ, क्या तुम लोगों ने आइसोटोन्स का नाम सुना? नहीं सर। नहीं सुना ना? देखो नई बात बताया ना, लिखो सब। देखो, जिनके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, एटम्स, they have same number of, क्या बोलो, न्यूट्रॉन्स। फटाफट लिख के चलते। ऐसे दो एलिमेंट, ऐसे दो एटम्स जिनके पास न्यूट्रॉन्स सेम हो, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे कि वो आइसोटोन्स। बेस्ट एग्जांपल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं, ड्यूटेरियम। इसको बाद में हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं, और ट्रीटियम।
मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ओफो, क्या कर दिया मैं? नहीं नहीं, आई एम सॉरी, ये मिस्टेक मेरी होगी। नहीं नहीं, गलत गलत एग्जाम्पल है, ठीक करता हूँ उसको, मैं ले रहा हूँ सही एग्जाम्पल। सो न्यूट्रॉन विल बी सेम होना चाहिए, इस पे चल रहे हैं हम लोग। एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत सारे ले सकता हूँ, देखो मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, कोई 2 उठा लेता हूँ, इससे तुम मेरी बात समझ पाओगे। जैसे ऑक्सीजन देख लो और नाइट्रोजन में चेक करो, ऑक्सीजन का कितना होता है बताओ? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मास नंबर होता है 16, ठीक है। और नाइट्रोजन का जो होता है वो होता है 7। और यहाँ मैं एक आइसोटोप ले रहा हूँ, नाइट्रोजन का ये एक आइसोटोप, एलिमेंट नहीं है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ कितने हैं, बोलो सब। कितने न्यूट्रॉन्स हैं इसके? सर 8। 8। और इसके पास कितने न्यूट्रॉन है? 8। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया? ये नाइट्रोजन का एक आइसोटोप है, एग्जैक्टली नाइट्रोजन नहीं है, बट 14-15 होते हैं, एक है, लिख सकते हो तुम उसको। तो ये दोनों आपस में हो गए आइसोटोप्स। क्लियर? लिखते चलो। ऐसे ही कार्बन में भी जा सकते हो, कार्बन का एक 14 होता है आइसोटोप, ये तो सबको पता होगा। कार्बन का एक आइसोटोप 14 होता है, उसके साथ ऑक्सीजन का करवा लो फिर से। तो देखो यहां भी तुम देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसके पास भी अगर न्यूट्रॉन्स देखोगे तो इसके पास भी 8 है और इसके पास भी क्या है? 8। तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? आइसोटोप्स। सही है ना? सो अगर 2 लोगों के बीच के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, तो उनको अपन क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। सबको क्लियर? Yes, sir. चलो, तो ये सबको समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट सब लोग लिख पा रहे हैं? मैं कुछ जल्दी में तो नहीं Yes, हूँ, बोल sir. दो। नहीं सर। अब मैं जस्ट कुछ टर्म बता रहा हूँ जिसकी जरूरत पूरे चैप्टर में पड़ेगी तो बताना पड़ेगा। चलो, आइसो बार हो गया, आइसोटोप हो गया, आइसोटोन हो गया। अब लिखो आइसो आइसोडाइफर्स, लिखो सुन, ये तुम लोग जानते हो वर्ड है आइसोडाइफर्स। चलो सब लोग लिखो मेरे साथ। देखो आइसोडाइफर्स होता है न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन अगर सेम हो, इज सेम फॉर 2 atoms, then atoms are called आइसोडाइफर्स। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन चेक करना पड़ेगा। अगर 2 अलग अलग एलिमेंट्स के न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम है तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये आइसोडाइफर। चेक करो एक बार जल्दी से। जैसे देखो हाइड्रोजन है और लिथियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 7। चेक करो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना होगा इसका। हाइड्रोजन में ये जो 3 लिया मैंने ट्रिटियम, ये मेरा ट्रिटियम है, इसमें सबको पता ही है कि मास इसमें न्यूट्रॉन 2 होगा, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ पे तुमको समझ में आ रहा होगा कि न्यूट्रॉन 4 रहा होगा, तो यहाँ भी 4 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा? 1। इसलिए इन दोनों को कंबाइंडली हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? आइसोडाइफर्स। एक बार स्क्रॉल अप करो। सो तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन लेके आ सकता है कि ये दोनों आइसोडाइफर्स हैं क्या?
तो तुम चेक कर लेना, सोचना क्या है इसमें, मैंने तुमको बता दिया क्या होता है। ये MSCT जैसे एग्जाम में आ सकता है स्टूडेंट, या एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ऐसी छोटी छोटी चीजें आएंगी, अगर तुमको ये नहीं समझ आएगा तो गलती हो जाएगी। आइसो डाइफर्स, करेक्ट। आई एम श्योर सबको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ रही है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, और भी कुछ वर्ड है। अभी तक मैं एटम की बात कर रहा था, मॉलिक्यूल या आयंस में भी चेक कर सकते हैं। जैसे कोई बोलता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो नाम से पता चल रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दो मॉलिक्यूल में भी चेक कर सकते हो, दो अलग अलग मॉलिक्यूल है उसके अंदर भी ये बात चेक की जा सकती है। जैसे देखो दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, एक है N2 एक है CO, ठीक है। अब सबको पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोलो 7 होता है ना, 7। तो दो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ, हाँ तो बताओ दो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 14। तो यहाँ हो गए 14, और यहाँ भी कितने होंगे? कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, तो ये हो जाएगा 14। सो 14 इलेक्ट्रॉन सीधा हो गया। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक बहुत ही, इन दोनों को हम बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, एक ही दो नहीं होंगे, जितने सारे बना लो चलेंगे। तो देखो सोडियम प्लस और Mg2+, चेक करो क्या ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बताओ जल्दी। अच्छा Al भी ले लो, Al3+, बताओ सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 होते हैं ना, एक कम कर दो तो कितने हो जाएंगे? 10। 10 मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 2 कम कर दो कितने हो जाएंगे? 10। 10 एल्यूमिनियम में 13 होते हैं, 3 कम कर दो कितने हो जाएंगे? 10। तो इन तीनों को तुम बोल सकते हो ना कि ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सिंपल मतलब है इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम। बोलो सबको अगर समझ में आ रही हो बात। Yes, sir. सर एक मिनट स्क्रॉल अप कर दो ना। हाँ बोलो ना, क्या छूटा तुम्हारे, तो बताओ। आइसो डाइफर्स, यस सर। फिर कुछ लोग भाग गए बीच में, आने की कोशिश कर रहे थे क्या? यार दिक्कत क्या है, पता नहीं किसने इनको, मैं इसको वो कर देता हूँ, फ्री कर देता हूँ सबके लिए, आते रहो आराम से। कोई मैसेज कर रहा है क्या कि मैं बाहर हूँ? चलो जो भी था अंदर आ चुका। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ भाई, अगर ये सबने नोट कर लिया हो। नेक्स्ट, सब लोग ध्यान दो। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड। हाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिखो जल्दी, क्लियर हुआ? डन? Yes, नो sir. सर। ठीक है भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, आइसो डाइफर हो गया, और भी छोटी मोटी बातें हो सकती है, तो तुमको देखना पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज सीखते चलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, लिख लो सब। वैसे तो ये मोल कंसेप्ट में बताएंगे, मैं जस्ट बता देता हूँ थोड़ा सा। एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 1/12 ऑफ 612 एटम को बोलते हैं। इसका जो भी वेट है, इसके 1/12 पार्ट को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम AMU बोलते हैं या U बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। ये एक यूनिट है। एंड 1 AMU जो होता है, जिसको शॉर्ट में हम AMU बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट को, या U भी बोलते हैं। 1 AMU या U जिसको बोलो,
ये जो 1 AMU और U होता है वो इक्वल होता है ग्राम के रिस्पेक्ट में 1.6 into 10⁻⁻24। बोलो। एटम या मॉलिक्यूल जिनका वेट बहुत कम होता है उनका वेट करने के लिए हम स्पेशल यूनिट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और ये C12 एटम का 1/12 पार्ट है। इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए बता दीजिए। डन सबको? अभी तक जो पढ़ाया सबको क्लियर है? किसी को लग रहा है अभी और कुछ क्लियर नहीं है तो मुझसे बोल सकते हैं। टेल मी, अभी तक जो पढ़ाया सबको क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट। सब लोग हेडिंग दे दो, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। सब लोग लिखेंगे इनफैक्ट, और हम टॉपिक भी शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। सो जो अगली बातचीत हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। देखो सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। पहले हम इस पे बात करना चाहते, देखो ये एक्सपेरिमेंट जो मैं कराने जा रहा हूँ कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, ये जे थॉमसन ने ही कराया था। इनफैक्ट ये थ्योरी उनकी ही थ्रू आई थी, और ये एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने ही किया था। मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि इसमें हुआ क्या था। तो जे थॉमसन ने किया था एक्सपेरिमेंट, और ये जे थॉमसन की जो आगे थ्योरी बनी एटम के बारे में, जो बातें उन्होंने की, वो इसके लिए काफी रिस्पॉन्सिबल है ये सब बातें। सो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट सामने कुछ दिख रहा है, उस पर पहले बात कर लेते हैं इसमें क्या हुआ था। तुम सब लोग कैथोड रेज तो समझते होगे ना, नाम सुने होगे, सबको पता है कैथोड रेज के बारे में थोड़ा बहुत? क्या सब बच्चों ने कैथोड रेज का नाम पहले सुना है? Yes, sir. यस नहीं सर। चलो हाँ, Yes, तो sir. वही एक्सपेरिमेंट की बात है, जरा ध्यान से देखो तुम लोग तो समझ में आएगा। देखो मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। देखो पहले तो मैं तुम्हें बताऊं कि जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं अब तक, वो सारे एक्सपेरिमेंट होना कुछ और चाह रहे थे, और हमेशा से उनके करने का वो पर्पस नहीं था जो बाद में सामने आता था। वो करना कुछ और चाहते थे, बट वो कुछ और जाता था और वो अच्छा होता था, तो लोग कहते थे अच्छा हम तो यही कर रहे थे। इसमें भी वही हुआ था। कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट की कहानी जो है, अगर सुनाने के लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टोरीज बहुत है, तो तुमको स्टोरीज की थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी। देखो इसमें अगर मैं बहुत ध्यान से इसके बारे में बात करूं, तो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट का जो शुरुआत थी वो बहुत पहले, बहुत साल पहले हो गई थी। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाम सुने हो? Yes, sir. कितने लोगों ने नाम सुना है बेंजामिन फ्रैंकलिन का? Sir, मैंने सुना। सुना होगा। Sir, तो पता सुना है है। यस, और बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द ओनली साइंटिस्ट, फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले क्या कहा था, किसके बारे में बात की थी? उनका वो एक्सपेरिमेंट याद है, वो जो बेल एक्सपेरिमेंट था, जो उन्होंने शिकागो के सबसे ऊंचे एक बिल्डिंग पे खड़े होके किया था, पता है? और कब किया था? जब बहुत सारे बादल लगे हुए थे। उस समय दुनिया में लोग जो थे वो बहुत उल्टी सीधी बातें करते थे, वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं थे, बहुत ज्यादा बातों में, ऐसी बातों में बिलीव करते थे जो साइंस से दूर थी। और उस समय जो धर्म था, उस समय का रिलीजन था, वो लोगों को डराता था। वो कहता था कि देखो सच तो ये है कि
भगवान जो है जब लोगों से नाराज होते हैं तो ये जो बिजली है वो हमारे यहाँ बिजली इसलिए दिखती है, और जो देखते हो ना थंडरिंग, और ये जो जब बिजली कौनती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि लाइटिंग होता है, जो लाइटिंग और थंडरिंग की जो फिनोमेनन उसको पुराने लोग एक्सप्लेन करते थे यूरोप, यूएस बाहर, हमारे साइड नहीं, हम लोग तो ऐसा नहीं था। हम लोग को लोग जरूर बेवकूफ समझते हैं और कहते हैं हम लोग को कुछ पता नहीं है, बट हमारे देश में ऐसा नहीं था। ये यूरोप की बात है, उन्हीं लोगों की, वेस्टर्न कंट्री, उनके यहाँ ऐसा माना जाता था कि ये जो थंडरिंग एंड लाइटिंग की जो फिनोमेनन है वो भगवान गुस्से में आके करते हैं। ये गुस्सा है भगवान का, इट्स नॉट फिजिकल फिनोमेनन, इट्स नॉट साइंटिफिक फिनोमेनन, ये भगवान का गुस्सा है, ऐसा कह के लोगों को डराते थे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने कहा नहीं नहीं ये तो फिजिकल प्रोसेस है, ये तो हो सकता है, वैसे प्रूफ कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, एक दिन जो बहुत बारिश का समय था, जो बहुत सारे क्लाउड्स लगे हुए थे बाहर, तो उस दिन वो बंदा अपना बेंजामिन फ्रैंकलिन कहाँ चले गए, शिकागो के एक बहुत बड़े बिल्डिंग पे चढ़ गए, और वहां चढ़ के बादल जहां पहुंचाया जा सकता था उन्होंने एक पतंग बनाई। क्या सबको पता है ये बात, ये स्टोरी सुना है सबने? नहीं नहीं सर। सर। अच्छा नहीं सुना है, ओके ओके, तो सुनो। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या किए, इस बात को प्रूव करने के लिए कि ये जो बिजली जो कौंधती है, जो थंडरिंग और लाइटिंग की जो फिनोमेनन होती है बारिश के समय में, तुम देखे होगे, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इसको बताने के लिए उन्होंने क्या किया, एक पतंग बनाया मेटल का। पतंग समझते हो सब लोग, जो उड़ाते हैं हम लोग, सबको क्लियर है? सबको पता होगा यार, of course। तो उन्होंने क्या किया, मेटल का बनाया, एक मेटल जो है इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कैच करता है, उसको बनाया और उड़ाया प्रॉपर। कहां तक उड़ाया, बादल तक जाके टकराया। और उस जो उनके पास उसकी उसकी जो उन्हें नीचे एक बेल लगाया हुआ था, और वो ये दिखाना चाहते थे कि अगर ऊपर बादल में इलेक्ट्रिसिटी है तो मेरा ये मेटल उससे टकराएगा और इलेक्ट्रिसिटी वहां से आएगी, और यहाँ आके नीचे जो बेल लगी है, बेल रखी है, वो बजेगा। और ऐसा उन्होंने किया और लोगों को ये बताया कि भाई ये देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी का जो फिनोमेनन है वो एक्चुअली एक फिजिकल फिनोमेनन है। इसमें बहुत सारे अमाउंट बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रिसिटी का, बट है फिजिकल फिनोमेनन। इसको लेकर तुम लोग परेशान मत हो, इसमें भगवान का कोई चक्कर नहीं है, इट्स अ फिजिकल फिनोमेनन, ये हो सकता है। लेकिन हमेशा ख्याल रखना, जो लोग साइंस को नहीं मानते वो हमेशा उनके पास कोई ना कोई रीजन होता है अपनी बात कहने का। बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात बहुत लोगों ने मानी, बहुत लोगों ने नहीं मानी। बहुत लोग ये बिलीव करते थे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ऐसे ही कहानियां बना रहे थे, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ऊपर होता है, अगर उसको उन्होंने ऐसे अपना ऐसे उससे अगर मेटल को टच कराया होता तो बेंजामिन फ्रैंकलिन मर गए होते, ऐसे जिंदा कैसे रहे। बट उन्होंने बोला था कि उनको बहुत झटका लगा था और तब जाके ये नीचे जो है बेल बजी थी। बट कई लोग मानते हैं कि वो सच नहीं बोल रहे। खैर हम उस पर नहीं पढ़ते, हमें मानते हैं कि he was the first scientist जिसने ऐसा कुछ किया या ऐसा कुछ सोचा। तो लोगों ने ये कहना शुरू किया कि भाई आपने जो वो दिखाया वो हमने तो देखा नहीं, आपने कहा मान लिया, आप क्या ऐसा कुछ लैब में दिखा सकते हो क्या? ये जो मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ, इसको कैथोड रेज से जोड़ रहा हूँ, ये कई लोग मानते हैं। साइंस में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज होती है, बहुत सारे अपने अपने समझ होती है, लोग अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो कई लोग ये मानते हैं, अगर तुम किताबें पढ़ोगे, उनका ये मानना है कि इसके पीछे ये एक थ्योरी थी कि लोगों ने कहा था बेंजामिन फ्रैंकलिन को कि आप क्या इसको प्रूव कर सकते हो लैब में। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन तो प्रूव नहीं कर सकते, बट ये बात हमारे आज के साइंटिस्ट जिनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, क्या नाम है उनका, जे थॉमसन, उनको ये बात लग गई। उन्होंने सोचा कभी मौका मिला तो मैं ये लैब में करके दिखाऊं। अब जरा दोनों को मैच करना। तो पता है जब तुम हाइट पे जाते हो तो क्या होता है, जैसे जैसे तुम हाइट पे जाते हो, ये बताओ हाइट पे क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है कि कम होता है, बोलो। ज्यादा। अरे सर कम। प्रेशर कम होता है, जितना हाइट पे जाओगे प्रेशर कम होता है। तो ऊपर जाने में लो प्रेशर यूज किया गया, देखो यहाँ लिखा है ना, वाई लो प्रेशर। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात पे चलते हुए
जे थॉमसन ने भी सबसे पहले क्या किया, ऐसा ही कुछ यहाँ करने की कोशिश की। दो चीजों पे ध्यान दिया, लो प्रेशर और बिकॉज बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो हाई वोल्टेज, उसने बहुत लो प्रेशर लिया और बहुत हाई वोल्टेज किया, सो दैट वो बेंजामिन फ्रैंकलिन वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखा सके। हालांकि वो हुआ नहीं, कुछ और हो गया जिसका फायदा हमें मिला आगे, वो भी मैं बताऊंगा फायदा क्या। फिर उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, सब लोग ध्यान से, इसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। इसके दो पार्ट होते हैं, इसके अंदर एक पॉजिटिव एंड होता है, इसको हम लोग एनोड कहते हैं, और एक नेगेटिव एंड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और ये पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड क्या होता है, एक बैटरी से, एक सेल से जुड़ा होता है। तो सेल के पॉजिटिव एंड से जो लगा है वो एनोड है, और सेल के नेगेटिव एंड से जो लगा है वो क्या है बताओ, कैथोड। कैथोड। और ये जो है, ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब इवैक्यूएटेड है। पहले जो भी कुछ था हमने इसको निकाल दिया था, इसको खाली किया था। अब हम थोड़ी देर में क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक गैस भरने वाले हैं। इसके अंदर हम कोई भी गैस, जो गैस हमारा मन हो, इसके अंदर कोई ना कोई गैस हम भरेंगे। उस गैस को किस पे रखने वाले हैं हम? उस गैस को बहुत लो प्रेशर पे रखेंगे और बहुत हाई वोल्टेज का सोर्स यूज करेंगे। जो बैटरी यूज करने वाले हैं उसकी वोल्टेज बहुत हाई होगी, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी की कमी ना हो। लेकिन प्रेशर हम जो रखने वाले हैं वो क्या होने वाला है, बहुत लो। अब क्या किया गया, ध्यान से देखो, इसके अंदर वो गैस भरा हुआ है, ये ठीक है, इसके अंदर ये गैस है। अब इसके पीछे हम लोगों ने एक फास्फोरस का जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन बनाया। स्क्रीन का काम ये होता है कि अगर कोई रेज आके यहाँ टकराती है तो वहां ब्राइटनेस आएगा और सामने वालों को पता चल जाएगा कि कोई ना कोई रे आके टकरा। क्लियर? ये उन्होंने बाद में जोड़ा था, बट पहले वो यही जोड़ना चाह रहे थे। खैर छोड़ो, ये सब हो गया, सब सेटअप किया उन्होंने, और एक्चुअली वो करना कुछ और चाहते थे, बट बाद में उनको दिखा कुछ और। जब वो लौट के आए तो उन्होंने देखा कि ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे जगह जगह स्पॉट्स आए हुए। स्पॉट्स समझते हो? स्पॉट्स आने का मतलब क्या होता है? धब्बे, मतलब उधर लाइट रेज ने हिट किया है। जैसे तुम्हारे जैसे एक साफ सुथरा कोई वॉल हो एकदम व्हाइट सा, और उस पे किसी बच्चे ने कुछ लिख दिया हो तो कैसे गंदा दिख जाता है कि यहाँ हुआ है। वैसे ही ये जो स्क्रीन लगी हुई है, ये जो जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन है, इसके ऊपर अगर कोई रेज टकराएगा तो वहां पे धब्बा दिख जाएगा, स्पॉट्स बनेगा। तो स्पॉट बनेगा, उसको हम लोग कहेंगे भाई ये जरूर कोई रे आके टकराई है, कुछ आके टकराया है। चलो मैं इस पे आगे बढ़ूंगा। या पूरे रूम में पाउडर बिछा दो और पाउडर के ऊपर तुम चलोगे, तुम्हारे पैर के पूरे निशान आएंगे कि नहीं आएंगे? वो जो जो तुम्हारा जैसे चल के जाओगे पता चलेगा। वैसे ही अगर कोई रेज यहाँ से टकराया तो वहां दिखेगा, निशान छोड़ेगा। तो जब वो तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, वो आग, वो तो उतना सारा वोल्टेज क्रिएट करके वो करना चाहते थे, जो मैंने तुम्हें कहानी सुनाई। बट ऐसा हुआ नहीं, लौट के आके उल्टा उन्होंने देखा कि अरे यार ये तो कुछ रेज आके यहाँ से टकराई। अब उनका दिमाग घूम गया कि कौन सा रेज है यार, हमने तो इसके अंदर गैस भरा था पूरा, उसको लो प्रेशर पे रखा, हाई वोल्टेज दिया, तो यार ये कौन सा रे बन गया? ये गैस जो है वो रेज में कैसे कन्वर्ट हुई? क्योंकि जो गैस यहाँ पे रखे गए थे वो तो न्यूट्रल होते हैं। सबको पता था कि दुनिया की हर चीज, हर मैटर एटम से मिलके बना है, और एटम के बारे में सबको पता था कि एटम तो इनडिविजिबल है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज होने का चांस ही नहीं है। तो ये यहाँ पे कैसे कोई रे आके टकराई, रेज कहाँ से बन गया, ये समझ नहीं आई उनको बात। तो उन्होंने इसको थोड़ा और अच्छा किया, वोल्टेज को और हाई किया, प्रेशर को और लो किया। तो धीरे धीरे उन्होंने देखा कि एक्चुअली हो ये रहा है कि यहां से साफ साफ दिखा कि इस तरफ से कुछ लोग रेज ऐसे चल रही है और कंटिन्यूअस आके यहां टकरा रही, ये उन्होंने देखा। तो कैथोड साइड से रेज आके टकरा रही। अब
उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और इस रेज का नाम दिया कैथोड रेज। अब इस पे बात आगे बढ़ेगी कैथोड रेज में क्या क्या क्वालिटी होती है, मैं उस पे आता हूँ। सबसे पहले उन्होंने इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए कि ये किस तरह का है इसके बारे में पता कर, हालांकि एक बात वो समझ रहे थे कि ये कैथोड से एनोड की तरफ जाती है। मैं थोड़ा गलत जा रहा हूँ, मैं ठीक कर देता हूँ। एक्चुअली यहाँ आई एम सॉरी, रेज यहाँ चलती है, यहाँ से। सो बिकॉज ये कैथोड साइड से चलती है और इससे होते हुए यहाँ पे टकरा रही थी आके, तो लोगों को समझ में आ गया कि 100% कैथोड साइड से आई है और कैथोड का अपना चार्ज है नेगेटिव, तो कैथोड साइड से आई है और एनोड की तरफ चल के आई है और फिर एनोड से बाहर हमने यहाँ स्क्रीन पे लगाया हुआ है। तो इसका मतलब जो चार्ज होगा क्या होता है, सेम चार्ज अट्रैक्ट्स और अपोजिट चार्ज क्या होता है, रिपेल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कैथोड साइड से एनोड की तरफ भाग के आई है, इसका मतलब ये जो कैथोड रेज, जिसका नाम हम लोगों ने कैथोड रेज रखा है, उसके ऊपर अपना चार्ज क्या रहा होगा, बोलो, नेगेटिव, क्योंकि कैथोड से भागी है ना वो, जरूर सेम चार्ज क्या होता है, रिपेल करता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि कैथोड रेज के अंदर जो चार्ज, जो पार्टिकल है जिनसे मिलकर कैथोड रेज बनी है, वो जरूर नेगेटिवली चार्ज है। बाद में इसको प्रूव करने का और भी तरीका अपनाया गया। क्या तरीका था, कैथोड रेज रखा और इसके दोनों साइड एक तरफ पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया और एक तरफ नेगेटिव चार्ज रख दिया गया। देखा गया कि ये जितने लोग थे ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ गए। बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुड़ गए, इससे ये क्लियर हो गया कि 100%, मान लो ये रेज ऐसे जा रहा है और इधर तुमने पॉजिटिव रखा, इधर तुमने नेगेटिव रखा और ये अगर पॉजिटिव की तरफ मुड़ गया, तो इससे क्या क्लियर होगा कि कैथोड रेज के अंदर कौन सा चार्ज है, बोलो, नेगेटिव कैथोड रेज जिस मटेरियल से बना है वो मटेरियल कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। अब लोगों को समझ में नहीं आया कि भाई ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ से आया, किससे बना, क्योंकि गैस के जो एटम होंगे वो तो खुद न्यूट्रल होंगे, तो एटम नेगेटिव चार्ज में कैसे बने। खैर मैं आता हूँ, उस पे आता हूँ। और डिस्कशन होने लगा। कुछ लोगों ने क्या किया, इसके सामने एक मासलेस पुली रखी। मासलेस पुली का काम क्या होता है, इसका अपना कोई मास नहीं है, आपने यहाँ रखा, ऐसे रखा। अब कैथोड रेज आई, पहले ये ऐसे था, कैथोड रेज आई, इससे टकराया और कैथोड रेज के टकराने के बाद ये मासलेस पुली यहां से यहां रोटेट हो गया। अब ये तुम्हारा मासलेस पुली है। कैथोड रेज के टकराने से ये यहां से यहां रोटेट, इसका मतलब समझते हो, कैथोड रेज के अंदर क्या है, कुछ मास भी है, क्योंकि पुली को, इस पुली को रोटेट कौन करवाएगा, अगर कोई मास इससे टकराएगी तभी तो रोटेट होगा ना भाई, बोलो, अरे बोलो यार। यस सर, यस सर, यस। अगर ये यहाँ रुका हुआ है और यहाँ पहुंचा है, इसका मतलब कोई मास वाली चीज इससे टकराई है। एक और बात क्लियर हो गई, कैथोड रेज जिन लोगों से मिलकर बनी है उसके पास थोड़ा बहुत मास भी होता है। तो पहले तो चार्ज क्लियर हुआ कि नेगेटिव है, फिर क्लियर हुआ कि इसके पास थोड़ा मास भी है, फिर देखा गया कि कैथोड रेज के रास्ते में अगर तुम कोई ऑब्स्टेकल ला के रखते हो तो उसकी परछाई, उसका शैडो उसके पीछे बनता है। तो शैडो बन रहा है उसके पीछे, इसका मतलब ये सीधे रास्ते पे चलते हैं, लाइट की तरह ये भी स्ट्रेट लाइन चलती है। और भी कई बातें आई, इसका अपना एक फ्लोरोसेंट समझ में आया, इसकी अपनी एक चमक समझ में आई, तो इनका अपना स्पेसिफिक चमक थी। एक एक करके कैथोड रेज लाइट जैसी कई क्वालिटी उसमें दिखने लगी। स्पीड लाइट जितनी नहीं थी, बट काफी सारी क्वालिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर थी। खैर मैं आता हूँ उसमें, लेकिन इन सब के बाद जो मेन बात है, जो हमारे काम का है, मैं उस पर आता हूँ। हमारे काम की बात ये थी कि कैथोड रेज पे जब बहुत ज्यादा काम हुआ तो लोगों को समझ में आया कि कैथोड रेज के अंदर, कैथोड रेज किससे बना है। पहले तो मन में आया कि जरूर गैस से बना, क्योंकि हमने तो अंदर गैस ही रखा था मटेरियल। या कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये जो जिससे तुमने इलेक्ट्रोड बनाया हुआ है, मेटल, इलेक्ट्रोड मेटल से बने होते हैं या कार्बन से बने होते हैं, ग्रेफाइट से, या कोई ऐसा जो थोड़ा कम रिएक्टिव है, कोई मेटल ले लो, प्लेटिनम ले लो, इस टाइप का जो कम रिएक्टिव मेटल है। उसने कहा मेरा ये प्लेटिनम से तो नहीं निकला, उसने कहा ये गैस से तो नहीं निकला। तो लोगों ने क्या किया, मटेरियल चेंज करके देखा, अलग अलग गैस यूज किए, अलग अलग यहाँ मटेरियल यूज किए, बट उसके बावजूद उन्होंने देखा कि जो चार्ज पार्टिकल था, जितने भी कैथोड रेज
के जो चार्ज थे, कैथोड रेज पे जो मास था, उसका जो चार्ज बाय मास का रेशियो था वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। चार्ज बाय मास का रेशियो बिल्कुल फिक्स था। मतलब कैथोड रेज जिन मटेरियल से मिलकर बना था उनका चार्ज और मास बिल्कुल फिक्स रहता है। इवन तुम गैस बदल दो, इवन तुम कैथोड और एनोड वाला जो मेटल है उसका नेचर बदल दो, तो अंदर वाले मटेरियल के चेंज करने के बाद भी उसके मटेरियल का चार्ज और मास फिक्स होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? द मीनिंग इज कि गैस कोई भी लो, कैथोड रेज वही रहेगा। यहाँ इलेक्ट्रोड कोई भी लो, कैथोड रेज वही रहेगा, उसके अंदर का मास वही रहेगा, उसके अंदर का चार्ज वही रहेगा। इसका मतलब समझते हो तुम लोग? इसका मतलब कैथोड रेज किसी ऐसी चीज से बना है जो हर मैटर में होता है, और ज्यादा अच्छे से बोले तो वो एटम हो ही नहीं सकता, क्योंकि एटम जो है वो तो न्यूट्रल होता है। अब जरा सोचो, अगर वो एटम नहीं है तो क्या है? सोचो सोचो, अगर वो एटम नहीं है तो क्या है? तो लोगों ने कहा एटम तो हो नहीं सकता, मतलब एटम का कोई पार्ट है। तो लोगों ने कहा कि जरूर ये एटम का कोई सब पार्ट। सब पार्ट क्यों? क्योंकि एकमात्र पार्ट ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नेगेटिव है। अगर ये मटेरियल नेगेटिव है और एटम न्यूट्रल होता है तो जरूर कोई पॉजिटिव भी रहा होगा, इसलिए पार्ट ना बोल के इसको सब पार्ट बोला गया कि और भी लोग होंगे। और उसी पल, उसी मोमेंट क्लियर हो गया कि एटम इज डिविजिबल, क्योंकि एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज सब पार्ट होता है। बिकॉज एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज सब पार्ट होता है, तो इससे क्लियर हो गया कि एटम डिविजिबल है। एटम एक नेगेटिवली चार्ज से बना है, पॉजिटिवली चार्ज भी लोग होंगे, तो एटम डिविजिबल है। तो डाल्टन की थ्योरी तो पहले ही यहीं पे खत्म हुई थी। डाल्टन की जो कहानी थी, जितनी बातें बेचारे ने बताई थी, वो यहीं पे फिनिश होती नजर आ रही है। और थॉमसन को समझ में आ गया कि 100 साल से डाल्टन की जो थ्योरी अब तक चली आ रही है उसको एंड करने का वक्त आ गया है। दिस इज द राइट टाइम टू एंड द थ्योरी एंड दिस इज द न्यू बिगिनिंग। अब हमें नई बात बतानी चाहिए, और बिगिनिंग कहां से? कि एटम जो है वो डिविजिबल है, क्योंकि एटम एक ऐसे मटेरियल से बना है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके अंदर एक दूसरा मटेरियल पॉजिटिव चार्ज भी होगा। मतलब एटम इज नॉट एट ऑल अल्टीमेट पार्टिकल, उसको फर्दर ब्रेक किया जा सकता है। सो अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज एक बार देख लो। जो जो मैंने बोला वो सब यहाँ लिखा हुआ। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज हैं जो तुमको देखना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है कि नेगेटिवली चार्ज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा, जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके सामने अगर मैग्नेट लेके आओगे तो डिफ्लेक्शन होगा। एवरी चार्ज पार्टिकल हैज डिफ्लेक्शन। तुमको पता है करंट कैरिंग वायर जो होता है, करंट कैरिंग वायर जो होता है वो अपने आप में एक मैग्नेट है, और जब तुम मैग्नेट को घुमाओगे ना तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है। सो यू कैन कॉल इट कि एक साथ तुम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हो। जब भी चार्ज में कोई स्पीड होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आता ही है। तो इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज। तो इससे क्लियर हो गया कि नेगेटिवली चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड वाला भी क्लियर हो गया। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में ट्रैवल कर सकता है। इसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर होता है, क्योंकि ये पुली को रोटेट कर सकता है। समझ में आई बात? यस सर। ये चारों बातों लिखो जल्दी, सो दैट आगे बढ़े, या जो करना है कर लो इसका। बोलो। सर कैथोड रेज जो है, जो ट्यूब है उसमें एक ही कैथोड रेज जो एक ही कैथोड रेज था ना, जो सिर्फ एकदम स्ट्रेट लाइन में आया था, कि ऐसे मल्टीपल रेज थे। मल्टीपल रेज मतलब एक कैसे होगा? रेज क्या होता है? रेज मतलब इसमें हजारों लाखों करोड़ों पार्टिकल चल रहे हो, वो एक कैसे हो सकता है? बहुत सारे। रेज मतलब क्या होता है? एक मूवमेंट जो तुम्हें दिखेगी, उस मूवमेंट को तुम रेज कहते हो ना। जो मूवमेंट तुम्हारे सामने है वही रेज है। तो उसके अंदर तो हजारों लाखों पार्टिकल है ना।
मैं अभी थोड़ी देर में और क्लियर करूँ। ये समझ में आया तुम लोग को यहाँ तक? अरे बोल दे यार। Yes. ठीक, मैं बढ़ता हूँ आगे। ये चारों वर्ड लिख लिया तुम लोगों ने और समझ गया तो मैं आगे बढ़ूँ। सर एक हाँ लिखो आराम से। ई बाई एम का मतलब होता है चार्ज बाई मास। देखो ई बाई एम लिखा है ना यहाँ पे। ई बाई एम मतलब ई का मतलब होता है चार्ज और एम का मतलब होता है मास। सो एज आई सेड, इनका चार्ज बाई मास रेशियो फिक्स होता है। चाहे तुम कोई भी गैस ले लो, कोई भी मटेरियल ले लो, इनके अंदर जो ई बाई एम रेशियो होगा वो फिक्स होगा, वो बार बार नहीं बदलेगा। ठीक है? Sir, and cathode rays are visible, right? नॉट रियली, बट विजिबल होता है तो हमें वहाँ स्क्रीन लगाने की क्या जरूरत है। पर हाँ, उसमें एक चमक होती है जो स्क्रीन पे नजर आता है। ठीक है? Okay, sir. ठीक है, चलो भाई तो मैं बढ़ता हूँ आगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उस पर आगे बढ़ता हूँ। अब देखो, अब मैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का पार्ट ले लेता हूँ। सब लोग लिख लो आगे। समय आ गया है कि हमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें। कैथोड रे चल ही रहा था, इस पे बातचीत हो ही रही थी कि एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मिलिकन्स। मैं बताऊंगा, उस पर आऊंगा, बात करूंगा। मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम था मिलिकन्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उस मिलिकन्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बाद लोगों को चार्ज बाय मास निकालना आ गया इलेक्ट्रॉन का। तो मैं आता हूँ, पहले तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो जाए। सो देखो, अभी तक मैंने क्या बताया तुम्हें कि कैथोड रेज का जो है, कैथोड रेज cathode rays are having constant charge by mass ratio। कैथोड रेज का जो चार्ज बाय मास रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। इट मीन्स, या लिख लो, इट इज E by M ratio is independent of nature of gas and metals used in
सो क्लियर हो रहा है, ये नेचर से गैस कौन सा ले रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, जो मेटल्स अंदर यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोड के अंदर उससे फर्क नहीं पड़ता। सो ई बाई एम रेशियो इंडिपेंडेंट होता है दोनों से। इसका मतलब क्या हुआ? अबे लिख पा रहे हो क्या तुम लोग यहां तक? बोलो। लिख पा रहे हो? यस सर, यस सर। ठीक है भाई, डन। मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। सो अब ध्यान देना, एकदम इंपॉर्टेंट बात पे आ रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स कैथोड रेज are made up of some ultimate particles। कैथोड रेज किसी अल्टीमेट पार्टिकल से मिलकर बना, और ये जो अल्टीमेट पार्टिकल है वो एटम नहीं है। दिस पार्टिकल can't be atom। It must be one of the subpart of atom। इसका मतलब जिस पार्टिकल से कैथोड रेज बना है वो एटम तो हो नहीं सकता, तो जरूर कोई ऐसा पार्ट है, सब पार्ट है जिससे एटम बना है। यानी एटम ना होके एटम का सब पार्ट, सब पार्ट। The name of this subpart, the name of this subpart is electrons। सो इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। सो यहां से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। सब लोग दिमाग में बिठा लो और बताओ, किसी को दिक्कत हो रही है समझने में तो बोले एक बार। किसी को भी लग रहा है कि सर ये पता नहीं क्या बोला आपने, ऊपर से गया, तो पूछो मुझसे। मैंने कोशिश की सब बात धीरे धीरे बताने की, एक्सपेरिमेंट को समझाने की। किसी को लग रहा हो कि जल्दी में है तो पूछो। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ, तो मैंने क्या कहा, ये समझे तुम कि इसका चार्ज और मास का रेशियो फिक्स था। यस सर। फिक्स कैसे हो सकता है भाई? खुद सोचो कि कैथोड से एनोड की तरफ एक रेज जा रही है, इसका नाम हमने कैथोड रेज रखा। अब कैथोड रेज किससे बनी होगी? उसके अंदर हमने किसको रखा था? गैस को रखा था। तो क्या दिमाग में आ गया कि जरूर गैस से बनी होगी। यस सर। अब तुमने क्या किया, कभी हीलियम लगाया, कभी हाइड्रोजन लगाया, कभी नियॉन लगाया, अलग अलग गैस यूज कर लिए, लेकिन देखा कि कैथोड रेज का जो चार्ज बाय मास है वो सेम। अब सोचो, अगर ये एटम से मिलके बना है तो ऐसा हो सकता था क्या? अलग अलग एटम के मास अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ। होता है सर, अलग अलग होता है। तो अगर ये एटम से मिलके बना होता तो चार्ज और मास सेम कैसे होता? नहीं होता ना सेम। हाँ सर। इसका मतलब ये किसी ऐसी चीज से मिलके बना है जो हर किसी के अंदर, और वो जो है वो एटम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एटम होता तब तो चार्ज और मास अलग अलग होते। चार्ज होता ही नहीं इनफैक्ट, क्योंकि एटम में चार्ज नहीं होता। इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो हर किसी के अंदर। अब आज के समय में तुम बताओ,
चाहे नियॉन का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे हीलियम का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे सोडियम का इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन तो एक ही जैसा होगा ना? बोलो। यस सर। इसका मतलब यही बात उन लोगों को समझ में आई कि कोई ऐसी अल्टीमेट पार्टिकल है ये जो सब किसी के अंदर होता है, और अल्टीमेट पार्टिकल उस जमाने में एक ही था, एटम। और एटम ये है नहीं, तो अगर ये एटम नहीं है तो क्या है? एटम का एक सब पार्ट। सब पार्ट क्यों बोला? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज था। एटम क्या होता है बताओ? एटम होता है न्यूट्रल। अगर ये एटम होता तो इसको न्यूट्रल होना चाहिए। तो एटम नहीं है, यानी कोई एटम का सब पार्ट है, और नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब कोई पॉजिटिव भी रहा होगा। तो सिर्फ ये भी नहीं बोल सकते कि एटम नहीं है, बल्कि ये सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन है, नहीं बोल सकते, क्योंकि एटम के अंदर और भी कोई होगा जो उसको न्यूट्रल बना रहा हो। सो ये एटम का सब पार्ट है, वन ऑफ द सब पार्ट, जिसका नाम उन्होंने रखा इलेक्ट्रॉन। बोलो, समझ आया? यस सर, समझ आ गया। अभी भी कुछ दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। अब मैं थोड़ा पीछे जाके तुम्हें समझाता हूं कि हुआ क्या था। आज थोड़ा दिमाग लगाओ, ये लो प्रेशर क्यों और हाई टेम्परेचर क्यों, जरा दिमाग लगाओ। सुनो, हाइड्रोजन गैस, मान लो तुमने हाइड्रोजन गैस लिया, ठीक है, H2 गैस, इसको हीट करोगे तो क्या होगा? अबे ये मॉलिक्यूल है, हीट करोगे तो क्या बनेगा? बोलो रे भाइयों, बताओ। हीट करे, जब इसको बहुत ज्यादा हीटिंग दोगे, हीट कराओगे, तो मॉलिक्यूल किस में बदलेगा? बोलो। एटम्स। एटम्स। और तुम्हारा मन, और तुम हीट कराओगे तो एटम को और हीट कराओगे तो पता है क्या बनाएगा? आयंस। और जब ये आयंस बनाएगा तो फ्री क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स। सो एक्चुअली क्या हो रहा था, उन लोगों को पता नहीं था, बट हो ये रहा था कि मॉलिक्यूल थे गैस के, उसको हीट कर रहे थे तो एटम बन रहा था, और एटम को हाई टेम्परेचर पे ले रहे थे, वोल्टेज हाई दे रहे थे, यानी टेम्परेचर हाई, तो ब्रेक करके क्या निकल रहा था? इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रेज क्या है? कैथोड रेज कुछ और नहीं है, इलेक्ट्रॉन का बंच है, इलेक्ट्रॉन का ग्रुप है। यू कैन कॉल इट कैथोड रेज इज made up of electrons. Cathode rays is nothing, it's a made up of electrons. अरे समझे नहीं समझे? बोलो। यस सर। उस जमाने में लोगों को इलेक्ट्रॉन का पता नहीं था, तो पहले उन्होंने कैथोड रेज को पकड़ा, फिर ये सोचा ये किससे बना है, और अब तो तुम समझ रहे हो कि क्या हुआ होगा। हुआ ये था कि पहले वो मॉलिक्यूल था, हीट करने से एटम टूट रहा था, और एटम टूट करके आयंस और इलेक्ट्रॉन्स बना रहे थे। जो इलेक्ट्रॉन का ग्रुप था वो ही कैथोड रेज। तो कैथोड रेज होता क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स के जो बंच होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कैथोड। क्लियर? यस सर। तो एक्चुअली कैथोड रेज की मदद से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, दैट इज ट्रू, इसलिए हम लोग उल्टा तुमको समझा रहे हैं। लेकिन अब तो तुम सीधा भी समझते हो, तुम्हें पता है कि मॉलिक्यूल लेवल पे कोई होता है तो हीट करके एटम लेवल पे जाता है, और एटम को भी हीट करेंगे। अगर हीटिंग यहाँ लगातार चलती रही तो ये क्यू मतलब हीट होता है, हीट अगर करते रहे तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दो। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज होता है ना, वही लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स के बंच को मिला के बनता है कैथोड रेज। तो कैथोड रेज की मदद से, उसके डिस्कवरी की मदद से, हमने डिस्कवर किसको किया बताओ? बोलो। इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद मिलिकन्स का वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ, जो बहुत पॉपुलर है, अगली बार उसके बारे में बात करेंगे। और उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास निकाल दिया। तो बताओ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कौन बताएगा मुझे? कितना होता है? So 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. बहुत बढ़िया। और मास? So 9.11 into 10 to the power 10 to the power 9 31. 31 kg. So this is the mass of electron, और ऊपर है चार्ज। So इतना सारा डिस्कशन करके, इतनी सारी बातें करके हम कहाँ तक पहुंचे? हम पहुंचे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। फिर हमने मिलिकन्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो उसके आगे वाला था, उसने एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास।
अब तुम जरा डाल्टन के बारे में सोचो। 100 साल पहले वो सोच भी नहीं सकते थे कि कभी ऐसा होगा। उनके 100 साल के बाद, उनकी थ्योरी देने के 100 साल के बाद थॉमसन ने दुनिया को बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, सबके सामने इलेक्ट्रॉन आया। जरा सोचो, जिस दिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तुमको नहीं लग रहा उसी वक्त लोगों को समझ में आ गया हो कि अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर नेगेटिवली चार्ज है, तो उसके अंदर कोई ना कोई क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगा। क्यों? न्यूट्रल बनाने के लिए एटम। क्योंकि एटम तो न्यूट्रल है, सबको पता था। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के तुरंत बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। अगर एटम न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो कोई ना कोई होगा जिसके ऊपर चार्ज क्या होगा। तो कई लोग आए, कई लोगों ने नाम दिया, रदरफोर्ड, बाद में और भी कई लोग। इसके हालांकि एक्सपेरिमेंट का जो क्रेडिट है वो तो खैर गोल्डस्टीन को जाता है, बट प्रोटॉन नाम कई साइंटिस्ट ने दे दिया। तो प्रोटॉन वर्ड बहुत पहले आ गया। इसकी डिस्कवरी उस प्रोटॉन वर्ड आने के कुछ सालों बाद, कई साइंटिस्ट थे, प्राउस्ट, रदरफोर्ड, जिन्होंने नाम वाम बोल दिया था, बट प्रोटॉन की इसकी डिस्कवरी कुछ सालों बाद हुई। ऐसा नहीं कि तुरंत हो गया, लगा साल। कुछ सालों बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने करी, और गोल्डस्टीन के डिस्कवरी करने के बाद ये बात क्लियर हो गई कि एटम जो है दो तरह के पार्टिकल से बना है, एक पॉजिटिवली पार्टिकल और एक नेगेटिव पार्टिकल। उस जमाने में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं। लेट मी टेल यू, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में हुआ। इवन रदरफोर्ड की थ्योरी पहले आई। तुम्हें जान के बहुत सरप्राइज हो गए तुम कि रदरफोर्ड को पता ही नहीं था कि न्यूट्रॉन। रदरफोर्ड का स्कैटरिंग इफेक्ट सबने पढ़ा है ना, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यस सर। पढ़े होंगे सबने। तो तुमने जो पढ़ा है ना रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यू मस्ट नो ही डिडंट नो अबाउट न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बहुत बाद में जेम्स चैडविक ने किया था, बट उनको पता नहीं था। यानी रदरफोर्ड ने बिना न्यूट्रॉन ही न्यूक्लियस की बात की। उनके लिए न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन। सो मैं इतना बोलूंगा कि थॉमसन का जो एक कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, इसने रास्ता दिखाया नए डिस्कवरीज का। इसने रास्ता दिखाया कि एक्चुअली एटम कैसा होता है। इट वाज द फर्स्ट मॉडल, इट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जिसने हमें पुरानी चीजों से अलग किया और एक नया रास्ता खोला। सो आज की क्लास में हम लोगों ने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट पढ़ा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर पढ़ा, डाल्टन्स थ्योरी पढ़ा। इन सब पे बेस्ट मैं कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ, उसकी तुम प्रैक्टिस करना। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, फिर थोड़ा प्रोटॉन की डिस्कवरी की डिस्कशन करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा मिलिकन्स ड्रॉप पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट जो मैंने बताया तुम्हें, और फिर हम लोग उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, रदरफोर्ड। अगर समय मिला तो वी विल डिस्कस रदरफोर्ड। ठीक, तो अब तुम लोग ये सब पढ़ के आना पहले से, जो मैंने आज बताया, आज जो जो बातें तुमसे डिस्कस की उसके बारे में सोचना, और जो क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा वो क्वेश्चन घर पे सॉल्व करने की क्या करोगे, ट्राई करना। ट्राई करें। ठीक, अगले दिन मिलते हैं फिर से हम लोग। तब तक ध्यान रखो, मैं क्वेश्चन भेजता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनल भी टेक्स्ट कर सकते हो। वी विल कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप, वी विल कनेक्ट ऑन फोन। ठीक, क्लियर? यस सर। यस। लास्ट के 2 मिनट तुम लोग, लास्ट के 2 मिनट तुम लोगों के लिए कोई कुछ बोलना चाहता है, किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। कोई अपनी बात कुछ रखना चाहता है तो आई एम लिसनिंग, प्लीज टेल मी। नो? चलो, तो चलो लेट्स एंड द क्लास। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे, जो हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड पेशेंस जो दिखाया इसके लिए। मिलते हैं अगली क्लास। बाय थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर।